हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले विद साइंस में। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो मैंने इससे पहले आपको 10th क्लास की कई वीडियो जो है मैं दे चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे शरीर में जल की आवश्यकता के मुख्य कारण के बारे में। मेरे हिसाब से आप लोगों ने पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे और इसके लिए नोट्स भी बनाए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि शरीर में जल की आवश्यकता के मुख्य कारण क्या क्या है। आपको पता है कि जल, आपको हम सोचते हैं कि क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, घर वाले भी कहते हैं ज़्यादा पानी पियो। इसका रीज़न क्या है? तो अब हम बात करेंगे कि हमें पानी क्यों पीना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जल के बारे में तो ये जल जो है हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम बात करते हैं स्वच्छ जल के बारे में तो देखो, सबसे पहले तो अगर पॉइंट आता है कि जो ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा पानी पीने से, वैसे तो ज़्यादा पानी की बात करें तो मैंने आपको कहा है कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना मैक्सिमम जो है वो अनिवार्य रहता है। तो 8 से 10 गिलास पानी पीने से क्या होता है कि एक तो शरीर में थकान नहीं होती किसी प्रकार की, एक चुस्ती बनी रहती है, हमारे शरीर में ऊर्जा काफ़ी मात्रा में बनी रहती है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से मतलब है कि जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमें नहीं होती, एलर्जी की दिक्कत नहीं होती, मोटापा नहीं होता। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर हम बात करते हैं कि शरीर में जल की आवश्यकता के मुख्य कारण की बात करें तो सबसे पहले जो है वो है हमारा शरीर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा चुस्त बना रहता है, यानी हमारे को थकान कभी महसूस नहीं होती। समझ आएगी बात? नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे शरीर में काफ़ी डेवलप होता है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा कि कई ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, मौसम चेंज हुआ नहीं बीमार पड़ गए, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। इसका रीज़न जो होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी जो होती है, या हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। क्लियर बात? अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि एलर्जी नहीं होता। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो मोटापा भी नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है ज़्यादा पानी पीने से कई सारे आप बोल सकते हो हमें फ़ायदे होते हैं, जैसा कि चुस्त बने रहता है शरीर, थकान नहीं होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एलर्जी नहीं होता, मोटापा नहीं होता। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हम बात करेंगे दूषित जल के सेवन से दुष्प्रभाव। आपको पता है कि जो पानी हम पीते हैं या जो जल हम सेवन में लेते हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गंदगी या क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे कि अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। तो आपको ध्यान में रखना है दूषित जल के सेवन से जो दुष्प्रभाव है उसमें से सबसे पहली बात तो दूषित जल में कई सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे जीवाणु है, विषाणु है, तो कई सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं दूषित जल के साथ और हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा करते हैं। जीवाणु विषाणु जो है आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो इससे एक और बीमारी, इससे और भी कई सारी बीमारियाँ होती है जैसे हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है इत्यादि। ऐसी कई सारी बीमारियां जो है वो भी हमें दूषित जल के सेवन से देखने को मिल सकती है। तो दूषित जल के सेवन से ये बीमारी हमें देखने को मिल सकती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका चैप्टर में रहता है नारू रोग। नारू रोग की अगर हम बात करते हैं ना तो ये भी आपके दूषित जल के सेवन से ही फैलता है। नारू रोग के अंदर जो आप बोल सकते हो जो कृमि जो इस रोग को फैलाता है उस मादा कृमि का नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। अगर हम
हम बात करते हैं नारू रोग के रोगजनक के बारे में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये आपका लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि नारू रोग का रोगजनक का नाम बताइए, तो वो है ड्रैगनकुलस वैडिनेंसिस। अब ये जो आपकी मादा कृमि होती है, ये क्या करती है कि जो दूषित जल होता है ना, उसमें अपने अंडे छोड़ देती है, और वो अंडे जो होते हैं उसके बाद जब हम उस दूषित जल का, जिसमें मादा कृमि अपने अंडे दे चुकी है, जब उस दूषित जल का हम सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में एंटर कर जाती है और नारू रोग से हमें ग्रसित कर देती है। क्लियर बात? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो दूषित जल के सेवन से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम बात करेंगे मोटापा के बारे में। अगर हम बात करते हैं मोटापा के बारे में, तो मोटापा से क्या समझते हैं हम? देखो, मोटापा जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर अनावश्यक जो चर्बी है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है तो उसे मोटापा ही कहेंगे। मोटापे से हम बोल सकते हैं व्यक्ति में कम आयु में ही कई सारी बीमारियां आने लग जाती है, या फिर मैं सीधी सीधी बात ये बोल सकती हूँ कि जो व्यक्ति की एक संभावित आयु होती है, मोटापे के कारण, कई बीमारियों के कारण उसकी वह संभावित आयु जीने की जो है वो कम हो जाती है। अब देखो, किसी भी व्यक्ति के अंदर मोटापा जो है वो मोटापा है या नहीं है, उसको किससे ज्ञात किया जाता है? तो उसको ज्ञात किया जाता है शरीर भार सूचकांक से, जिसे अपने BMI या फिर बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपने बॉडी मास। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं शरीर भार सूचकांक के बारे में, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर हमें ज्ञात करना है कि वो मोटा है या नहीं है, तो उसका जो शरीर का भार है वो केजी में लेना है, अपॉन में जो उसकी लंबाई है वो मीटर स्क्वायर में लेनी है। क्लियर बात? तो भार को जब मीटर स्क्वायर से भाग दे देंगे तो उसमें जो उसका एवरेज मान आता है ना, उससे ज्ञात किया जाता है कि जो उसका मोटापा है वो मतलब वो व्यक्ति मोटा है या नहीं है। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं कि देखो, इसके अंदर ना आपको 3 चीजें याद रखनी है। अब ये 18, ये 25 और ये 30 क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम शरीर भार सूचकांक से जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे या फिर जो वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, अगर उसका मान 0 से 18 के बीच में आता है, तो यानी वह व्यक्ति जो है वो काफ़ी दुर्बल है, या फिर मैं बोल सकती हूँ वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर वह मान 18 से 25 के बीच में आता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वह व्यक्ति जो है वो अपने बोल सकते हैं स्वस्थ है। ना तो हम उसको मोटा बोलेंगे, ना ही हम उसे पतला या दुर्बल बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अगर उसका मान 25 से 30 के बीच में है, तो वह व्यक्ति मोटा कहलाएगा, और 30 से ज़्यादा होने पर वह व्यक्ति अत्यधिक मोटा कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो इन दोनों के बीच में आता है, उससे भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि वो कई बीमारियों से बच सके। और अगर 30 से ज़्यादा आ जाए कोई व्यक्ति, तो यानी वो बहुत ज़्यादा मोटा है, और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, अपने व्यायाम या फिर डॉक्टर की सलाह परामर्श की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि मोटापा से होने वाले रोग। अब मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले जो है वो आपका आ जाता है हृदय रोग। हृदय संबंधी जो विकार होते हैं वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। एक आता है मधुमेह। मधुमेह यानी आप बोल सकते हो शुगर, जिसे अपने हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। यानी शुगर जो है, ज़्यादातर आप देखोगे जो व्यक्ति मोटा हो जाता है उसमें डायबिटीज की बीमारी ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट है निद्राकालीन श्वास समस्या। अब निद्राकालीन श्वास समस्या से क्या मतलब है कि जब व्यक्ति ज़्यादा मोटा हो जाता है, रात को जब वो सोता है ना, तो खराटे लेता है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं अस्थि संध्यार्थी के बारे में, तो अस्थि संध्यार्थी का मतलब क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इन दोनों के बीच में अगर आप देखो आपका हाथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इस तरीके से मुड़ जाता है, लेकिन अगर अस्थि संध्यार्थी होता है तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके यहाँ पे चर्बी जम जाती है बीच में, और उसका हाथ है ना बहुत पेन करने लगता है, वो इस तरीके से इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता। ये बात। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर आप सब जानते हो, जब सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लगते हैं, कोशिकाएँ अपनी संख्या में बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे मोटापा होने के कारण।
आई होप कि पीछे वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मोटापा होने के कारण के बारे में। तो ऊर्जा के सेवन में ऊर्जा उपयोग में अंतर। अब आप बोलोगे कि इससे क्या मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो जितना भोजन कर रहा है, जितनी ऊर्जा वो भोजन से ले रहा है, उतना अगर वो काम नहीं कर रहा है, यानी उतनी ऊर्जा अगर वो वेस्ट नहीं कर रहा, तो उस टाइम ऊर्जा में और उसके जो सेवन में ऊर्जा के और जो उपयोग में अंतर आता है, उससे ही वो मोटा होता है। मान लो खाना वो खूब खा रहा है लेकिन काम वो बहुत कम कर रहा है, तो उस टाइम जितना उसने ऊर्जा सेवन किया है, उपयोग उससे बहुत कम किया है, तो उस टाइम वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कृत्रिम भोजन और जंक फूड का सेवन। आपको पता है कि जो मार्केट के जंक फूड्स होते हैं या फिर जो कृत्रिम भोजन होते हैं, वो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक रहते हैं और उससे भी व्यक्ति मोटा हो जाता है। नेक्स्ट कम व्यायाम स्थिर जीवन यापन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम व्यायाम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो करते ही नहीं है और उनका सारा दिन का काम क्या होता है, चेयर पे बैठ के अपने काम को संभालना होता है, कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप में अपना सारा दिन काम करते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा व्यायाम की जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें शारीरिक क्रियाओं की कमी। वही बात कि अगर वो एक जगह बैठ के काम करेगा, अगर वो भागदौड़ वाला काम नहीं करेगा, तो उस टाइम वो जो अपनी ऊर्जा ले रहा है, उतनी ऊर्जा वो सेवन नहीं कर रहा है, मतलब उतना ऊर्जा वो उपयोग में नहीं ले रहा है जितना वो सेवन कर रहा है, तो उस टाइम वो सारा जो है उसके लिए हानिकारक साबित होगा और इन सभी कारणों से वो व्यक्ति मोटा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रक्तदाब के बारे में। रक्तदाब या फिर हम जिसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ये जो हमारी वाहिनियाँ होती है, जो यहाँ पे हमें साफ दिखाई देती है, तो उन वाहिनियों में जब रक्त बहता है, तो बहते हुए रक्त द्वारा रक्त की वाहिनियों की दीवारों पर, देखो इसको अगर ऐसे समझे तो इस तरीके से हमारी वाहिनियाँ होती है, इसमें रक्त बहता है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो रक्त बह रहा है ना, अगर उस रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जब दाब लगाया जाता है इस तरीके से या प्रेशर लगाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रक्तदाब। दोबारा सुनना, डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों के दीवारों पर डाला गया दाब ही रक्तदाब कहलाता है। आई थिंक समझ आ गया होगा कि जो आपकी वाहिनियाँ होती है उसमें जो रक्त बह रहा होता है, उस रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है उसे हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखो हम कहते हैं ना कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम 122/80 mmHg होना चाहिए। अब ये 122/80 क्या चीज़ है, 120 बटा में से क्या चीज़ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 120 जो है ना, ये तो बताता है सिस्टोलिक को, और 80 है वो बताता है आपका डायसिस्टोलिक को। सिस्टोलिक क्या होता है कि जो हमारा हृदय है, हृदय द्वारा जब वाहिनियों में रक्त भेजा जाता है तो उसे तो हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और इसका जो प्रेशर होता है ना वो काफ़ी तेज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए 120 जो होता है ना उसका मान ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर जो मान लिखा जाता है वो ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक का मान ज़्यादा होता है। और अगर अपने बात करते हैं डायसिस्टोलिक के बारे में, तो डायसिस्टोलिक में क्या होता है कि वाहिनियों द्वारा दोबारा रक्त कहाँ भेजा जाता है, हृदय में। पहले तो क्या हो रहा है, हृदय वाहिनियों को रक्त भेज रहा है, और दूसरी बार क्या हो रहा है, वाहिनियाँ दोबारा हृदय को रक्त भेज रही है। तो पहले जब हृदय द्वारा रक्त को पंप किया जाता है, आपको पता है कि हार्टबीट जैसे पंप होता है ना, वैसे ही ब्लड सर्कुलेट शुरू हो जाता है। जैसे ही हृदय पंप करेगा, रक्त जाएगा वाहिनियों में, उस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो 120 आपका मान ज़्यादा है। लेकिन डायसिस्टोलिक के अंदर क्या होता है कि वो वाहिनियाँ घूम के दोबारा आपके हृदय तक रक्त को भेजेगी, और जब वो घूम के दोबारा आ रही है तो उस टाइम पहले के मुकाबले जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण यहाँ पर जो ये मान है वो भी क्या है, आपका कम है, यानी ये क्या है आपका 80। तो आपको ध्यान में रखना है सिस्टोल, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है ना वो 120/80 mmHg जो है होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने वाली जो इकाई होती है वो है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर, या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं रक्तचाप मापी। वैसे तो आपको ये नाम याद रखोगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं रहता तो आप ये याद रख सकते हो, स्फेग्नोमैनोमीटर, जिससे हम रक्तचाप को या रक्तदाब को मापने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रोग के बारे में कि जो रक्तदाब होता है, कि कई बार कहते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में या निम्न रक्तचाप के बारे में। निम्न रक्तचाप कब होता है कि जो प्रेशर लग रहा है ना धमनियों पर, वो अगर ज़रूरत से कम लगने लगे,
तो उसे हम बोलते हैं निम्न रक्तचाप। यानी डेफिनेशन समझिए तो जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होता है, प्रवाह कम होगा, दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, निम्न रक्तचाप बोलेंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, अब देखो अगर वाहिनियों में रक्त अच्छी तरीके से नहीं जाएगा, प्रवाह अगर कम होगा, तो आपको पता है कि जब हार्ट पंप करता है ना, हमारा हृदय जो पंप करता है ना, तो पूरे बॉडी में जो ब्लड है, ये जो रक्त है वो सर्कुलेट करता है। अगर रक्त ही कम सर्कुलेट करेगा, अगर रक्त प्रवाह ही कम रहेगा, तो पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मस्तिष्क में या गुर्दों में रक्त का प्रवाह कम होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। अब अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, फिर भी सेकंड चैप्टर के अंदर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं। फिर भी यहाँ पे सुन लो कि जब हमारे पूरे ब्लड में, हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है तो ब्लड के अंदर क्या घुली होती है, ऑक्सीजन घुली होती है। अगर ब्लड ही पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, और अगर पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो जिन जगहों पर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा वहाँ पर तो उसकी कमी हो जाएगी। तो सीधी सी बात ये है, निम्न रक्तचाप के कारण मस्तिष्क व गुर्दे में रक्त प्रवाह कम होता है और O2 की आपूर्ति में भी क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में, या फिर अपने बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर रक्त प्रवाह कम हो रहा था तो यहाँ पर रक्त प्रवाह या फिर जो रक्त का दाब होगा वो क्या होगा, एक नॉर्मल मान से ज़्यादा होने लग जाएगा। ये ज़्यादातर कब होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं, नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी वाहिनियाँ होती हैं ना इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नमक जो है ना वो जमने लग जाता है इसकी दीवारों पर। अगर वाहिनियों की दीवारों पर नमक जमने लग जाएगा तो पहले वाहिनियों में रक्त बहुत आसानी से और स्पीड में जा रहा था, अब इसकी दीवारें हो चुकी है मोटी, अब इसको जो जाने की जगह है ना वो कम मिल रही है, तो अब जो रक्त द्वारा दाब लगाएगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा। या फिर देखो इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो एक तो आपने ले लिया मोटा पाइप, ठीक है, और एक आपने ले लिया पतला, उसके पहले वाले पाइप के मुकाबले पतला ले लिया। अब पहले वाले पाइप से अगर आप जल भेजोगे तो उसमें फुल स्पीड में भेज रहे हो, जिस स्पीड में आप मोटे वाले पाइप से जल भेज रहे हो उसी स्पीड में आप पतले वाले पाइप से जल भेज रहे हो, तो दोनों में से किस पाइप की दीवारों पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है जो आपकी पतली वाली पाइप होगी उसमें जो जल का प्रेशर होगा वो ज़्यादा लगेगा। वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जब दाब ज़्यादा लगेगा तो इसकी जो धमनियों की या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वाहिनियों की दीवारें होती हैं उनके फटने की भी आशंका रहती है। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि फिर तो ये बहुत खतरनाक हुआ, तो इसको रोकने के लिए भी उपाय होना चाहिए, तो इसके रोकथाम के भी उपाय हैं। इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो बिल्कुल डिब्बाबंद होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल खाना, ठीक है। नेक्स्ट ताज़े फलों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें खनिज और अन्य पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, धूम्रपान व मदिरा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरा, इनके उपयोग से भी क्या होती है, इनकी दीवारें इस तरीके से क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और जिस कारण से रक्तदाब जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।